अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। मैकेनिक्स 2 का कोर्स है हमारा, जिसके हमने 8 लेक्चर ले लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो टॉपिक है ये कवर किया था। इसकी हमने स्टेटमेंट देखी थी और प्रूफ देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी पैरेलल एक्सिस पर हम उसकी रोटेशन को चेक करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करते हैं, जिसका हमने प्रूफ भी देखा था कि जो हमारे पास उस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इनर्शिया उसके ओरिजिनल एक्सिस और एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है या एम डी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमने प्रूफ लास्ट लेक्चर में किया था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम है जिनसे प्रॉब्लम्स अक्सर आते होते हैं पेपर में। तो इनका एंड आंसर जो है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो लाजमी आपने याद करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज। मतलब हमने डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट लेने हैं और उनकी शेप को देखते हुए हमने उनका रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करना है। जैसे आपने एफएससी में पढ़ा होगा, रॉड का इनर्शिया, रिंग का इनर्शिया, डिस्क का इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया। तो उसी तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेंगे और उसका रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो आज जो हमने सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट लिया है वो लिया है रिंग। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके पास के रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिंग फाइंड आउट करें, ये 3 तरीकों से पेपर में आता है। एक में तो आ सकता है कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिंग फाइंड आउट करें लेकिन अबाउट सेंट्रल पॉइंट एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू सी, मतलब जो एक्सिस है वो सी के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, दूसरा आपका क्या आ सकता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट करें इसी रिंग का, लेकिन दो एक्सिस पर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और इंटरसेक्ट कर रहे हो सी पर। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें या रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करें रिंग का किस एक्सिस पर, पैरेलल एक्सिस पर। कोई भी जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ले लें कोई और वहां पर इसका रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट करें। तो 3 तरीकों से ये क्वेश्चन पेपर में आता होता है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने दिया है कि फाइंड आउट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो सेंटर में से पास कर रहा है, और साथ में इसके एडिशनल एक स्टेटमेंट ऐड कर लें कि परपेंडिकुलर टू सेंटर है, सेंटर के परपेंडिकुलर है। अब ये ऐसे नहीं है एक्स और वाई ये वाले परपेंडिकुलर नहीं, सी के परपेंडिकुलर का मतलब है अपवर्ड या डाउनवर्ड, मतलब इस सेंट्रल पॉइंट के जो एक्सिस या अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा खड़ा हुआ या नीचे की तरफ होगा, वो वाला एक्सिस पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिंग है। जैसे मैंने रिंग शो की हुई है जिसका रेडियस जो है वो आर है। तो बजाय इसके कि मैं पूरे रिंग पर फाइंड आउट करूं, मैं एक इसका छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ, इसे सेगमेंट में डिवाइड कर देती हूँ। हर सेगमेंट को मैंने नाम दिया है डी एक्स का, मैंने जस्ट एक शो किया हुआ है इधर। तो डी एक्स जो है वो स्मॉल पार्ट है इस रिंग का जिसका रेडियस मैंने आर लिया हुआ है, और ये जो सी पॉइंट है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। लेट अस कंसीडर अ रिंग ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, जिसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है, और सी जो है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। और वी डिवाइड द रिंग इनटू द स्मॉल सेगमेंट्स, हमने इस रिंग को डिवाइड कर दिया है स्मॉल सेगमेंट्स में, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। हर जो डी एक्स सेगमेंट है उसका जो मास है वो स्मॉल एम है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन कर दिया कि हर एक जो डी एक्स का सेगमेंट है उसका जो मास है वो स्मॉल एम है। इस मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, टोटल मास ऑफ रिंग, टोटल मास ऑफ रिंग मैंने कैपिटल एम लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है बेसिकली ये जो स्मॉल एम है ये मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ लेने की बजाय यहाँ पर मैं क्या लूंगी, सरकमफेरेंस, जो हमारे पास है 2 पाई आर के इक्वल। तो कैपिटल एम टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जिसमें शो कर रहा है रेडियस है किसका, इस रिंग का।
और स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेगमेंट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 से कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। ये वैल्यू हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन में यूज होनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया है कि इक्वेशन 1 से हम टोटल मास की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कैपिटल M है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये टोटल मास ऑफ द रिंग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। स्मॉल सेगमेंट के लिए मैं क्या करूंगी कि मुझे मास तो चाहिए लेकिन स्मॉल सेगमेंट का चाहिए, तो मैं यहाँ पर mdx लिख लेती हूँ कि dx का मुझे मास चाहिए जो मेरे पास स्मॉल m है, और r स्क्वायर मेरे पास एज इट इज रहेगा। ये जो I है ये कन्वर्ट हो जाएगा DI में, क्योंकि मैं स्मॉल सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रही हूँ। पहले इंटीग्रेशन लेके हम टोटल का फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने इंटीग्रेट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 को। तो इंटीग्रेशन जब मैंने किया तो इक्वेशन 4 में देखे मैंने इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लिमिट हमारे पास क्या आएगी, सर्कल है हमारे पास, अगर 0 से स्टार्ट किया था तो पूरा कवर जब हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r। तो मैंने लिमिट ली हुई है 0 टू 2 पाई r, या आप ले लें 0 टू l भी ले सकते हैं। l बेसिकली 2 पाई r को ही रिप्रेजेंट करेगा। मेरे पास आ गया mdx इंटू आर स्क्वायर। अब r तो रेडियस है जो फिक्स है, मास भी उसका फिक्स है, हमारे पास dx की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट आपके पास टोटल इनर्शिया बच गया, और यहाँ से आपके पास आ गया एम आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन मैं ले रही हूँ dx का। जब मैं dx का इंटीग्रेशन लूंगी तो डेफिनेटली जब अपर लिमिट पुट करूंगी तो 2 पाई r आ जाएगा मेरे पास, लोअर लिमिट पुट करूंगी -0 आ जाएगा। तो ये 0 को मैंने स्किप किया हुआ है अपनी कैलकुलेशन में, जस्ट मैंने डायरेक्ट ये इक्वेशन 5 में देखें 2 पाई r पुट कर दिया है इंटीग्रेशन लेने के बाद। अब इक्वेशन नंबर 5 आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि अगर हमने टोटल मास फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। तो अब ये जो मेरे पास कैपिटल M है ये शो कर रहा है कि आपका जो कैपिटल M की टोटल वैल्यू है वो इस फैक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वेशन 5 में देखें 2 पाई r है हमारे पास और स्मॉल m भी है, तो इसका मतलब मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ कैपिटल M से। तो मैंने क्या किया कि ये वाली जो इक्वेशन 6 थी इसकी वैल्यू को पुट कर दिया है इक्वेशन 5 के अंदर, तो मुझे मिल गई है इक्वेशन नंबर 6, जिसमें मुझे क्या मिला, मैंने जस्ट ये वाली जो वैल्यू थी इसे रिप्लेस कर दिया है कैपिटल M से, r स्क्वायर एज इट इज ही है यहाँ पर, और I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल गई, रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू मिल गई। किसके लिए, एक रिंग के लिए, जब हमने सेंटर पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस लिया C के। तो ये तो मेरा पहला केस था। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, जिसका एंड आंसर आपके पास आएगा I इज इक्वल टू कैपिटल M R स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ कि जो हमारा पहले हमने देख लिया इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसी रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेकंड जो मेरे पास क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि हो सकता है पेपर में इस तरीके से पूछा जाए कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्टिंग एट C, और C पर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखें ये x है ये y है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं C के ऊपर। अगेन रेडियस हमारे पास सेम रहेगा, dx का पॉइंट हमारे पास सेम रहेगा। जस्ट अब हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगी, लास्ट जो हमने लेक्चर लिए थे उसमें हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो मैं यूज करती हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और जब एक्सिस पैरेलल पर पूछा जाए तो हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, फॉर दिस वी यूज हेयर we are to use the perpendicular axis theorem। हमें perpendicular axis theorem यूज करना है और perpendicular axis theorem की मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपने देखी थी जिसको आपने प्रूव भी किया था कि IZ जो है, ये जरूरी नहीं IZ हो, ये मैंने लास्ट में आपको डिटेल से समझाया था, IX भी हो सकता है, IY भी हो सकता है। IZ जो है इज इक्वल टू IX प्लस IY, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में प्रूव करवाया था IZ को लेते हुए Z एक्सिस को लेते हुए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी IZ लिया है। IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, मतलब XY प्लेन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो Z का है और जो बॉडी है वो XY प्लेन में रोटेट कर रही है। अब लास्ट में आपने देखा था कि जो IZ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, हमारे पास mr² था, तो ये मैंने IZ इक्वेशन 9 में mr² पुट कर दिया। IX को अगर मैं कहती हूँ कि वो IY के इक्वल है, तो इसका मतलब है या तो यहाँ पर IY है या यहाँ पर IX है, मतलब मैं चले IY को कहती हूँ IX के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। IX प्लस IX तो क्या आ जाएगा, 2IX आ जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से मैं IY भी कर सकती हूँ, IY प्लस IY, तो ये आ जाएगा 2IY। जरूरी नहीं IX करूँ मैं, तो मैंने कैलकुलेशन में IX यूज किया है, आप IY भी कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरे पास इस टर्म में आ जाएगा 2IX और यहाँ पर आ जाएगा mr²। यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 11 में मैंने मेंशन किया हुआ है कि IZ की जो वैल्यू थी वो मेरे पास mr² के इक्वल थी और IX प्लस IY, मतलब मैंने कह दिया कि दोनों इक्वल हैं, तो या आप IX को IY पुट कर दें या IY को IX पुट कर दें, तो आपके पास एडिशन के बाद क्या आंसर आएगा, 2I आ जाएगा। और मैंने क्योंकि IX दिया है तो मेरे पास आ गया 2IX, इक्वेशन नंबर 11 आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। IX इज इक्वल टू mr², 2 जो है मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, इधर इधर भी डिवाइड हो गया, तो यहाँ से IX की वैल्यू आ गई जो इक्वेशन 12 में मेंशन की हुई है, IX इज इक्वल टू mr² डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो इक्वेशन 12 है ये बेसिकली मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड कर रही है। कब प्रोवाइड कर रही है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हमने रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस की बात की और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज किया, तब हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। अब इनका जो लास्ट आंसर है, जैसे मैंने पीछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूव करवाया है सी के परपेंडिकुलर एक्सिस लेकर, तो वो वाला एंड आंसर और ये इक्वेशन नंबर 12 एंड आंसर, जो भी इसका एंड आंसर आएंगे हमारे पास वो आपने लाजमी अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आंसर। जैसे ये IX का पूछा जा सकता है कि अगर हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को लेते हुए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए mr²/2। इसी तरीके से जो पीछे हमने कैलकुलेशन की है उसमें भी पूछा जा सकता है कि अगर परपेंडिकुलर टू सी हो तब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि यही जो क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये और किस तरीके से आ सकता है पेपर में। ये भी मैंने सैंपल बनाया हुआ है यहाँ पर कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें रिंग का अबाउट दी पैरेलल एक्सिस, इसके पैरेलल एक्सिस पर। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, हो सकता है आपको डायग्राम भी बनाकर दे दें कि ये पैरेलल एक्सिस है या ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो मैंने डायग्राम भी साथ साथ मेंशन की है। तो यहाँ पर देखें ये जो डायग्राम है ये हमारे पास था एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के उसने कहा पैरेलल, उसने एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं कहा, वाई एक्सिस के पैरेलल भी नहीं कहा, ये मैंने खुद ही से लिया हुआ है। अगर आपको मेंशन कर दे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ले या वाई एक्सिस के पैरेलल ले, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ही फिगर बनानी होगी। यहाँ मैंने जनरल ही लिया है तो मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया, उसको मैंने एक्स प्राइम का नाम दिया है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर का है, ये पॉइंट सी है अगेन हमारे पास। अब आपको पता चल रहा है कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। फॉर दिस वी आर टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे, जो आपने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था। उसकी स्टेटमेंट आपने क्या देखी थी कि आई एक्स प्राइम, प्राइम का मतलब इस एक्सिस पर पैरेलल एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
वो इक्वल होगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और एम आर स्केयर के। उसमें हमने कहा था आर इज इक्वल टू डी के इक्वल है, तो एम डी स्केयर। मतलब ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसकी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। अब हम इसी को लेकर चलते हैं और अपनी कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पीछे आपने देखा था कि हमने आई एक्स, यहाँ पर था हमारे पास आई एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिया, उसको यूज करके फाइंड आउट किया। तो उसमें आई एक्स की वैल्यू मेरे पास ये वाली आई थी, एम आर स्क्वायर बाय 2। और ये क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट की है तो ये मैंने एज इट इज ही पुट कर दी है इधर। इसी को सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लें इसका, एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। इसको मैं इक्वेशन 17 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये मुझे मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल गया, या रोटेशनल इनर्शिया मुझे मिल गया। कब मिला, जब मैंने पैरेलल एक्सिस लिया। तो ये वाला जो पॉइंट है इक्वेशन नंबर 17 में, ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैंने आगे मेंशन किया हुआ है कि इक्वेशन 17 गिव अस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आज के लेक्चर में हमने रिंग को लेते हुए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, परपेंडिकुलर टू सी, परपेंडिकुलर अबाउट ईच एंड अदर, इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट सी। परपेंडिकुलर थ्योरम को यूज करते हुए फिर पैरेलल एक्सिस पर हमने फाइंड आउट किया। पैरेलल एक्सिस में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया, तो हमने 3 वैल्यूज इसकी फाइंड आउट की हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और तीनों आपको पता होनी चाहिए कि हमारी किस पॉइंट पर कौन सी वैल्यू आ रही थी। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।